आफताब अमीन पूनावाला का कोई एक चेहरा नहीं हो सकता। बहुत सारे आफताब अमीन पूनावाला बाप, भाई, दोस्त, प्रेमी, पति बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही मां मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन 4 लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, यह जानना जरूरी है। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या पुरुष होने के कहीं हम जरूरत से ज्यादा, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच आज जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने वैल्यूज को संभाल कर रखना और उसमें विश्वास रखना। तो 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस लाल टी शर्ट वाले लड़के को पिस्टल चलाने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस की हालत यह है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। हेलो, मैं अनुराग मिश्रा। अभी मैंने कुछ देखा मेरे फेसबुक पर, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया कि किसी दंगाई के नाम पे, किसी शाहरुख औरों के नाम पे मेरा फोटो लगा के कुछ लोग उसको मैं बता रहे हैं। तो बिल्कुल भी गलत और बहुत ही फेक न्यूज है। और मैं पूरा वादा करता हूं कि जो लोग भी इसके अंदर मिले हुए हैं मैं उनको जल्द से जल्द सजा दिलवाऊंगा और इसकी बहुत बड़ी मैं पुलिस केस में जाऊंगा। आज जुलाई तक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका का यह रिसर्च कर रहा बा, एकरे रिसर्च के आजकल मान्यता भइल बा। ये कहता कि जुलाई तक भारत में 10 लाख वेंटिलेटर चाहिए। अब बा 50,000 ना 17,000 ना, कोनो अखबार 50,000 लिखत रसन, कोनो 40,000 लिखत रसन, कोनो 70,000 लिखत रसन। लबरइये में सारा दुकान बाजार चलत जी। राहुल बजाज ने सिर्फ भय के माहौल को लेकर लोग उसको बड़ा बना रहे हैं, लेकिन देखिए वो कह क्या रहे हैं। वो एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो आज के पत्रकार अमित शाह से शायद ही कर पाए। गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहने को लेकर, साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने को लेकर सवाल कर दिया राहुल बजाज ने। सामने अमित शाह बैठे थे। क्योंकि ये प्रधानमंत्री के मन की बात थी। उन्होंने कहा कि मैं मन से कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को नाथूराम गोडसे पर दिए बयान के लिए माफ नहीं करूंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आती है तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी या बाहर का रास्ता दिखाएगी? नहीं, पार्टी ने उनको सो कॉज नोटिस इश्यू करने का निर्णय किया है। उनका जवाब आने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर निर्णय करेगी। ये हमारी पार्टी का संविधान है और इसके हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। हिंदुओं का पलायन आज से नहीं हो रहा। वो क्यों पाकिस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? क्या हिंदुओं के अलावा बाकी अल्पसंख्यक जैसे सिख, बौद्ध, ईसाई भी कट्टरपंथी ताकतों और वहां की सरकार की उपेक्षाओं के शिकार हो रहे हैं? यानी सिर्फ 3 पड़ोसी देशों से प्रताड़ना, यातना के शिकार हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और बौद्ध को भारत नागरिकता देगा पास होने पर। इसमें एक मजहब का नाम नहीं है, मुसलमान, इस्लाम। सिंध बलूचिस्तान प्रांत में ज्यादातर हिंदू रहते हैं। वहीं के हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? वहां की लड़कियों को क्यों अगवा किया जा रहा है? यह रुक क्यों नहीं रहा है? क्या यह मजहब की समस्या है या मानवाधिकार की? क्या दोनों को इतनी आसानी से अलग कर सकते हैं? जो बिल लाया गया है उसका आधार सिर्फ प्रताड़ना है, यातना है, तो सिर्फ एक धर्म पर चुप्पी क्यों है? अगर सिर्फ मजहब आधार है तो फिर यातना और प्रताड़ना का सहारा क्यों लिया जा रहा है? बात करते हैं प्राइम टाइम में कि क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी जाए और भारत इसमें पहल करे। 2005 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए ये लोग भारत आए और यहाँ की नागरिकता मिलने की आस में दस्तावेज लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की दुकानदारी सिर्फ टीवी की बहसों के लिए है। जब किसान मरता है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, तो वो हिंदू नहीं रह जाता, ना ही मुसलमान रह जाता है। जब नागरिकता देने का पहले से प्रावधान है और दी जा रही है, तो क्या यह सवाल अब पूछे जाने का कोई मतलब है कि इस कानून की जरूरत क्या थी? कि वहां की नाइंसाफियां जो झेल कर आप यहां आए तो यहां क्या आपको इंसाफ मिला? जो ये देश तो ये भी देख लेंगे, इस पे बात कर लेंगे। बात कांग्रेस सरकार की नहीं है, बात है कि जिन सरकारों, यहां बहुत सारी सरकारें अब बदल चुकी हैं,
ठीक है, ये सुविधा के हिसाब से आप चयन ना करें, आप कांग्रेस का भी नाम ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी तब कौन सा आपके लिए राम राज आ गया था, वो भी जरा बताइए। उसी रोज सांची राम ने अपने भतीजे से कहा कि 8 साल की लड़की को अगवा कर ले, और जो अक्सर जंगलों में घोड़े चराने जाती थी, आसिफा नाम बताया जाता है। जम्मू के कठुआ में बकरवाला मुस्लिमों के समूह को हटाने के लिए यह सब किया गया। बलात्कार मामलों में रिपोर्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हम पहचान संबंधित कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इस आदेश का अमल भी बेमानी हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया में हैदराबाद की महिला का नाम, तस्वीर और धर्म सब चल रहा है। अहमदाबाद की एक झुग्गी ना दिखे इसके लिए दीवार क्यों बनाई जा रही है? नई बन रही आधी किलोमीटर लंबी यह दीवार अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर की ओर बनाई जा रही है। इस दीवार के पीछे सराय निवास नाम की एक झुग्गी बस्ती है। यहाँ के लोग अचानक से दीवार बनते देख हैरान भी हैं और चिंतित भी। उनके आने जाने का रास्ता एक तरफ से बंद ना हो जाए। यह दीवार इसलिए भी बनाई जा रही है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो उन्हें यह झुग्गी ना दिखे। एक न्यूज़पेपर ने ऐसा एक रिपोर्ट किया, उसके आधार पर कई अन्य न्यूज़पेपर्स वगैरह ने इस पे रिपोर्ट किया है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि लगभग 2 महीने पहले जब स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां शहर भर में चल रही थी, तब अलग अलग जगह जहां अतिक्रमण हो रहे थे, फुटपाथ पर, रोड पर, उनकी विजिट्स हम लोग कर रहे थे। इस इलाके में 2 महीने पहले जब इस वीवीआईपी विजिट का कोई भी आयोजन नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी, तब मैं स्वयं वहां गया। उसी समय यह निर्णय लिया गया कि एक दीवार वहां बनाई जाएगी ताकि अतिक्रमण स्पिल ओवर होकर फुटपाथ पर ना आए, रोड पर ना आए, ट्रैफिक को दिक्कत ना हो, और खास करके वहां रोड साइड प्लांटेशन काफी किया गया था, उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंच रहा था, वो ना पहुंचे। उस समय तय किया गया, उसकी मंजूरियां ली गई, उसका टेंडर किया गया और उसका काम शुरू हुआ। उसी दौरान ये विजिट अनाउंस हुआ। यह वायरस जानलेवा नहीं है, ज्यादातर लोग इससे ठीक हो जाते हैं। जितने लोगों को वायरस हुआ है उसके अनुपात में देखें तो 2.3% से भी कम मौतें हुई हैं। सार्स के समय तो 10% से भी ज्यादा मौतें हुई थी। जिस संख्या को कम बताते हैं वो संख्या जब बड़ी हो जाती है तो मार्केट में एक नया रेट आता है। डेथ रेट बताया जाने लगा कि दुनिया में कम है, लेकिन डेथ रेट के हिसाब से भी भारत में पिछले 6.5 महीने में 46,000 से अधिक लोग मर गए हैं कोरोना से। 46,000 की संख्या बड़ी लगती है, इसलिए इसे छोटा करने के लिए डेथ रेट मोर्टिलिटी रेट में बदल दीजिए तो पूरी संख्या 2-2.5% में सिमट जाती है। इसके बाद भी कोविड से मरने वालों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। मोर्टिलिटी रेट के मामले में भारत का रिकॉर्ड अच्छा है वैसे, लेकिन 46,000 लोगों की मौत के आंकड़े को क्या आप अच्छा कह सकते हैं? नहीं। तभी आप इसे अच्छा कहने के लिए मोर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर का सहारा लेते हैं। शायद दर में दर्द कम दिखता हो। हमारे साथ यासीन मलिक हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात कर लूं। वो इस वक्त रावलपिंडी में हैं। यासीन साहब? बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। यासीन साहब हैं क्या लाइन पे हमारे साथ? यासीन साहब, मेरा ये सवाल ये है कि आप एक तरफ गांधी की बात कर रहे हैं, मैं ये गूगल सर्च कर रहा था तो आप गांधी की भी बात करते हैं और आपने आज बयान भी दिया है कि ये गांधी का देश है। अच्छा होता ट्रेन चला दी जाती और ट्रेन में देह से दूरी का पालन करना आसान भी होता और एक रेलगाड़ी में बस की तुलना में ज्यादा लोग आ भी सकते और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते थे। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसकी मांग भी की, लेकिन अनसुनी कर दी गई। केंद्र सरकार ने आखिरकार मजदूरों को रेलगाड़ी से वापस भेजने का फैसला कर लिया। तो क्या हम इस संकेत के रूप में इसे देखें कि तालाबंदी की प्रक्रिया भी और चल सकती है? क्योंकि जब आप मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का फैसला कर रहे हैं, वो भी महीना भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद, तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर तालाबंदी टूटेगी तो कारखानों को, दुकानों को और बाजारों को चलाने के लिए इन मजदूरों की वापसी के लिए क्या फिर से ट्रेनें चलाई जाएंगी? क्योंकि रियायत तो एक बार के लिए ही दी गई है अपने घरों तक पहुंचने के लिए। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? मुझे चंडीगढ़ की उस लड़की का मैसेज अब भी याद है। वो प्राइम टाइम देख रही थी तो उसके पिता ने टीवी बंद कर दिया।
उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और प्राइम टाइम देखा, वो भारत के लोकतंत्र की शानदार नागरिक है। तो हम पूछनी है कि भाई एगो रामायण सीरियल रहुआ शुरू कैनी है आ कहते नहीं जनता मांगता था, जनता तो बेरा पैदल रोड पे चलता, भूख है, किसान के फसल का चिंता भइल बा, ओकर बिकाई के ना बिकाई। संतोष जी पटना से फोन के कसी जल कहले बैगन सरता, जकर बैगन सरता उहे मांग कैलक कि हमने के रामायण दिखाई। रामायण पर बिलबिलाता नहीं, रामायणवा देखा जाता तो पर बिलबिलाए के कौन जरूरत बा। अगर प्रकाश जावड़ेकर कह देवन की जनता की मांग पर रामायण दिखावल जाता तो आपके मरीजा काहे लागत बा। अरे जनता जो बा 130 करोड़ बा रवीश बाबू, जो सड़किया पर जनता घूमत बा वो 130 करोड़ नहीं ना घूमत बा। ये तो सही बात की जनता के परेशानी बा, जनता के भूख लगत बा, सरकार ओकरे खातिर काम करत बा, सरकार कुछ दिन समय लगी, इतना बड़ा लॉकडाउन बा, कोरोना से देश के बचावे के बा, तो तोरा मर्चा लग जात बा, रामायण पर मर्चा लग जात बा। हम तो सुनने रही हैं कि जब मार्च का लड़का होला वो रामायण का विरोध कराला, रामायण के नहीं पहुंचा हला, लेकिन देश तक मार्च का लड़का नहीं ना बा, ये लबर नहीं है। हम जनता बानी, हम मांग के लिए बानी कि रामायण दिखावल जाए, महाभारत दिखावल जाए, चाणक्य दिखावल जाए, दो बार दिखावल जाए, 3 बार। आखिर तो जनता जो घरमा में बैठल बा ओके कुछ चाहिए का करी, लेकिन नहीं पूछा। रवीश बाबू हो देशवा के देखे के पड़ी, ये सही बात की जनता के संकट में बा, प्रधानमंत्री माफी मांगत पाना का करें देश के बचावे के बाद। भारत इतना बड़ा देश बा, 130 करोड़ जनसंख्या बा, देखत नहीं कहो कि कितना कम वायरस लोगन के होत बा, कितना कम लोग मरत पड़ता, कितना लोग अमेरिका में मर गया, इटली में तो तबाही हो गई बा, स्पेन में तबाही हो गई बा, भारत में भी तबाही नहीं के भाई। ये रामायण का प्रभाव है रवीश बाबू, रामायण के विरोध ना करे चाहिए। ये रवीश बाबू हाथ जोड़ के निवेदन करता नहीं रहुआ से कि कम से कम इतना करी कि देश के संकट में देश के साथ खड़ा रही, लोगन के साथ खड़ा रही। खाली उल जलूल उठ पटांग करके कैले से कोनो लाभ नहीं के होए के बाद भारत के बचाई। उम्मीद करत बा भारत के नेता रवीश बाबू भारत के बचाइया। एक तरफ मोदी जी जब देश के बचावे, दूसरे तरफ रवीश जी देश बचावे, कितना अच्छा रही रवीश बाबू। कम से कम अब अपन भाषा बदली, अब देश के साथे रही। ऐसा कोई काल भारत की पत्रकारिता में मुझे नहीं नजर आया कि कोई स्वर्ण काल था। जितना आज खराब है, ये खराबी के तत्व 1977 में भी थे और ये खराबी के तत्व 1950 में भी थे, जब लोग नेहरू से बहुत ओतप्रोत थे और भारत की दूसरी विविधताओं को नहीं देख पाए। मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे साथ पूरी हिंदी पत्रकारिता आई है, जिसकी हालत इन दिनों बेहद शर्मनाक है। गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मोनिस मोहम्मद की साहस वाली पत्रकारिता आज डरी हुई है, दब्बू हो गई है। और मैं आपको एक हिसाब समझाता हूँ। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे, दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है।